सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का हम लोगों ने रीडिंग कर लिया था और जो इंपॉर्टेंट लाइनिंग थी उसको भी हम लोगों ने रीड कर लिया था कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब हम लोग चैप्टर 2 पे बात करते हैं। तो चैप्टर 2 का हम लोगों ने नोट्स का रिवाइज कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक्स का यानी कि एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का रीडिंग करते वक्त मैं उसके एक एक वर्ड यानी कि जो भी है उसके एक्सप्लेनेशन को बता दूंगी। ठीक है, और इसमें जो है नर जनन वाला पार्ट और मादा जनन वाला पार्ट, पहले नर जनन वाला पार्ट आज कंप्लीट करते हैं एंड मॉर्निंग में यानी कि अभी पार्ट 2 करके उसको मॉर्निंग में उसको मैं भेज दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 2 करके। तो उसमें भी हम लोग फीमेल वाला भी पार्ट बात कर लेंगे। तो फीमेल वाला का ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए हम लोग उसको एक 1.5-2 घंटे के लिए हम लोग टाइमिंग रखेंगे। और पहले हम लोग मेल जनन वाला हम लोग पढ़ेंगे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जहाँ पे है हिंदी वाले वर्ड जो किसी को समझ नहीं आते, वहाँ पे हम लोग इंग्लिश का भी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 यानी कि मानव जनन। तो मानव जनन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आतव चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक एवं जरायुज प्राणी किसे कहते हैं? यानी कि जो बच्चों को जन्म देता है। अगर यहीं पे अंड प्रजक आ जाता और यानी कि अंडायुज या फिर ओविपोरस आ जाता तो यानी कि वो हो जाता यानी कि अंडे देने वाला। और यहाँ पे विविपोरस यानी कि जरायुज यानी कि विविपोरस को हम लोग जरायुज और कहते हैं। तो उसी हम लोग कहते हैं यानी कि वो जो बच्चों को जन्म देता है। उसके बाद मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक की रचना युग्मक जनन कहलाता है। तो मेल में क्या होता है? मेल में जो होता है स्पर्म बनता है और फीमेल में क्या होता है? ओवम बनता है। यानी कि मेल में जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है और फीमेल में अंडाणु बनता है। तो यानी कि वो मेल में जो युग्मक यानी कि युग्मक को क्या कहते हैं? यानी कि गैमिट कहते हैं। तो स्पर्म बन रहा है फिर अंडाणु बन रहा है उसे हम लोग गैमिट कहते हैं। तो उसी को बनने को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। यहाँ पे भी दे दिया है। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का, स्त्री के जनन पथ में अगर शुक्राणु को भेजा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर्यसेचन कहेंगे यानी कि इंसेमिनेशन कहते हैं। तो पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी कि मेल और फीमेल का जो गैमीट होता है यानी कि स्पर्म और ओवम जो होता है मिलकर क्या बनाते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि संलयन होता है, युग्मकों का संलयन होता है। तो जिसके कारण क्या होता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो जाइगोट होता है या ये जाकर जब फर्टिलाइज हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोश की अवस्था में ये कहाँ पे चला जाता है? यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? गर्भाशय में जाके गर्भाशय भित्ति से जाके धस जाता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना यानी कि अंतरोपण कहलाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि गर्भावधि, गर्भावधि यानी कि जिसमें 9 मंथ का टाइम होता है, जिसमें क्या होता है? बेबी परिपक्व होता है यानी कि बेबी का निर्माण होता है यानी कि जाइगोट से क्या होता है? बेबी का निर्माण होता है यानी कि ह्यूमनस से धीरे 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 करके वो बड़ा हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिशु के जन्म। उसके बाद क्या होता है? गर्भावृद्धि उसे कहते हैं। उसके बाद और शिशु के जन्म प्रसव की क्रिया घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष यानी कि जो ओल्ड मैन होते हैं उनमें क्या होता है? शुक्राणु हमेशा बनते रहते हैं। लेकिन अगर स्त्रियों में देखा जाए, अगर स्त्रियां बूढ़ी हो जाएं यानी कि ओल्ड फीमेल में देखा जाए तो उनमें 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है, अंडाणु नहीं बनते 50 वर्ष की आयु में। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जन्म तंत्रों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र यानी कि पुरुष जनन तंत्र में शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो अब इसका हम अपने शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है? ह्यूमन जो होता है यानी कि मनुष्य यानी कि मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है।
तो उसके बाद क्या होता है, जरायुज प्राणी होता है, इनकी विवी पेरस होता है। जैविक क्रियाओं के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या आता है, मानव जनन में घटना के अंतर्गत क्या होता है, तो ये 6 पॉइंट है, जैसे कि गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन। तो गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, यानी कि युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में क्या होता है, नर में शुक्राणु बनता है, मादा में अंडाणु बनता है। इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन यानी कि स्पर्म, जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु होता है, उसको मादा जनन पथ में भेजा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि निषेचन। तो निषेचन में क्या होगा, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या, उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, अंतररोपण। अंतररोपण में क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जो फर्टिलाइज होकर बना था ह्यूमरस यानी कि जाइगोट, तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोष की अवस्था में आके ये गर्भाशय यानी कि यूट्रस की भित्ति से जाके धस जाता है। उसके बाद क्या होता है, जेस्टेशन। जेस्टेशन यानी कि गर्भावृद्धि। तो गर्भावृद्धि क्या होता है, 9 महीने तक बेबी रहता है, यानी कि जो जाइगोट यानी कि जो बना था वो परिपक्व होने लगता है, यानी कि परिपक्व होके वो बड़ा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बेबी का निर्माण हो जाता है, यानी कि 9 महीने तक बेबी तब वहीं पे रहता है, तो गर्भाशय में उसका निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रसव। तो प्रसव में क्या होता है, तो बेबी का बाहर निकलना, यानी कि जो बेबी परिपक्व हो गया है वो बाहर निकलता है, उसी को हम लोग पार्चुरेशन यानी कि प्रसव कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग ये मेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो मेल वाले में पहले हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ उसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी यानी कि एक पाउच में स्थित होती है, ठीक है, जिसे हम लोग वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश यानी कि वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होते हैं, और जिसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण जो होते हैं ये सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम लोग वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर एक से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नर जन्म कोशिका यानी कि शुक्रजनन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और सर्टोली कोशिका होती हैं, 2 शेल होती हैं, यहाँ पे 2 शेल दिया है, ठीक है। तो एक ये तो नर जन्म कोशिका होती है, दूसरी क्या होती है, सर्टोली कोशिका। तो नर जन्म कोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन से यानी कि अर्धसूत्रण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, और इस शुक्राणु के जब करती है, जबकि सर्टोली कोशिका यानी कि जो होती है सर्टोली कोशिका इस शुक्राणु को कोशिका को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिका और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग कोशिका इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिका यानी कि पुंजन एंड्रोजन यानी कि नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। हम लोग बात करेंगे ये वाला, तो इसमें हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि वृषण एक पेयर होती है। तो वृषण कहाँ होती है अभी ये बता दे रहे हैं हम। तो वृषण हम लोग बात करेंगे ये वाला पार्ट, जैसे ये कोई मेल है तो इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम में क्या होती है, टेस्टिस होती है, इसी को हम लोग कहते हैं। और ये क्या होती है, ये पेल्विक रीजन है, ठीक है, ये पेल्विक रीजन है। तब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पेयर टेस्टिस होता है यानी कि टेस्टिस जो होते हैं यानी कि टेस्टिस हम लोगों ने इसी की बात की है,
एक इधर है, तो यानी कि एक जोड़ा तो है ना, तो उसे हम लोग एक पेयर टेस्टिस कहेंगे। तो इसमें एक पेयर टेस्टिस होता है, विषण होता है। उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें क्या होता है पेनिस और स्क्रोटम होता है। तो पेनिस यानी कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, पेनिस ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो होती है पाउच जैसी संरचना होती है उसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम को हम लोग वृषण कोश भी कहते हैं और पेनिस को शीशन कहते हैं। तो वृषण कोश में क्या होती है, ये इसमें क्या होती है टेस्टिस यानी कि वृषण होती हैं, और टेस्टिस यानी कि इधर भी वृषण होती हैं। तो एक पेयर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेल एसेसरी डक्ट। तो मेल एसेसरी डक्ट में होता है क्या, पुरुष सहायक नलिकाएं होती हैं, और मेल एसेसरी ग्लैंड्स यानी कि पुरुष सहायक ग्रंथियां होती हैं, और ये हम लोगों ने बात किया था पेल्विक रीजन में होती हैं। और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। तो मेनॉर्क, मेनॉर्क का मतलब क्या होता है, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होता है उसे हम लोग मेनॉर्क कहते हैं, और जब पीरियड बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपोज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल वाला पार्ट का जो ये इंपॉर्टेंट चीज दिया मैंने अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जैसे कि हम लोगों ने बात की था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पी फॉर प्रेजेंट होता है यानी कि उपस्थित होता है। तो एक पेयर होता है टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस के बारे में बात हो रही है। ये क्या होता है, व्हाइट हाउस होता है, और ये क्या होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु बनता है। और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी से, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर होता है, स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश के अंदर होता है, और 250 भाग होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि रूम लाइक होता है। इसको हम लोग याद करने के लिए रूम बोलते हैं। उसके बाद 1 से 3 बेड यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं होती है, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी मैं उसको समझा रही हूँ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये वृषण जो होता है, ये जो टेस्टिस होता है यानी कि वृषण जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अंडाकार होती है। तो अंडाकार में जैसे कि ये विथ यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3, और 4 से 5 लंबाई होती है, 2 3 4 5, ऐसे हम लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो 250 भाग होते हैं यानी कि कंपार्टमेंट होती हैं। तो इसमें हम लोग जो ये टेस्टिस की संरचना देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे बहुत सारे यानी कि 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इस 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर एक दो तीन, कभी 3 भी, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो शुक्रजनक नलिकाओं में क्या होती हैं, तो इस शुक्रजनक नलिकाओं में 2 सेल होती हैं। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी क्या होती है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। तो इसमें जो होती है स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, तो इसमें क्या होती है, नर जन्म कोशिका, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया को, तो यानी कि मेल जर्म सेल भी कहते हैं। ये कैसी होती है, घनाकार होती है, और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। और सर्टोली कोशिका क्या होती है, स्तंभाकार होती है, इसे हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करती है। तो हम लोग उसको स्ट्रक्चर से हम बता दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जैसे कि अंडाकार। उसके बाद ये 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है। अगर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है इसमें 1 से 2 3 2 से 3 क्या होते हैं, तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसमें क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल पाई जाती है। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, एक होती है नर्स सेल। और इस नर्स सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेल के बाहर जो होती है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग सेल पाई जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, कुछ आरबीसी भी पाई जाती हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती हैं, और कुछ प्रतिरक्षात्मक चीजें भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सेमनीफेरस के बाहर जो होती है ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट मैंने वो पेन से डिफाइन किया। तो सेमनीफेरस के बाहर जो होती है क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लीडिंग सेल होती है, यानी कि एंड्रोजन होती है, और ब्लड वेसल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा कुछ लिख रखा है, थोड़ा रुक जाइए आप लोग। तो एंड्रोजन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म का निर्माण होता है। टी फॉर टेस्टिस, टी फॉर टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये होता है मेल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, यानी कि शुक्रजनक नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करता है, ठीक है। इनहिबिन, जो इनहिबिन होता है ये शुक्रजनक नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करता है। उसके बाद ये वाला पार्ट आगे है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ।
कॉपुलेशन में हेल्प करता है जो, वो कौन होता है, यानी कि कॉर्पस कैलोशम और कॉर्पस पेंजियोशम। तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि अगर मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके दौरान अगर मेल वाला पार्ट ऐसे रहेगा, यानी कि क्या कहते हैं उसको, लूज रहेगा, तो वो नहीं जाता है अंदर, तो उसमें क्या होती है, उसको टाइट रखने में इरेक्टाइल टिश्यू होती है जो कॉर्पस कैलोशम होती है और कॉर्पस पेंजियोशम होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होती है, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिका यानी कि रेटेटेस्टिस, शुक्रवाहिका यानी कि वॉस डिफरेंस, अधिवृषण यानी कि इपिडिडाइमिस तथा शुक्रवाहक यानी कि वॉस डिफरेंस पाया जाता है। तो मैंने ये लिख रखा है, मुस्लिम में जो होता है फॉरस्किन हटाया जाता है, यानी कि सरकमसीशन कहते हैं उसको। मैं इधर किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, बट इधर दिया है मुस्लिम में क्या होता है, फॉरस्किन जो होता है, फॉरस्किन यानी कि बाहर वाला जो लेयर तो उसको हटाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमसीशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। होते हैं तो वृषण के शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहक वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती हैं। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर की ओर जाती हैं। मूत्राशय आप लोगों की मैं उसको अभी नोट्स में अपने बता दे रही हूँ, जो शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, शुक्रवाहक से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलित, एक मिनट कहाँ थे हम लोग, मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती हैं। तो इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलिनी वाहिनी के रूप में खुलती है। नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन यानी कि पेनिस के माध्यम से गुजरती हैं। बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे हम लोग मूत्राशय मुख यानी कि यूरेथ्रल मियटस यानी कि यूरेथ्रल मियटस कहते हैं। उसके बाद सीसन, सीसन जो होता है पुरुष की बाहरी ज्ञानेंद्रिय होती है। ठीक है, उसके बाद यह विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है, जो सीसन के उद्घर्षण या उत्थान यानी कि इरेक्शन यानी कि उठने के लिए, इरेक्शन मतलब होता है। ठीक है, उनमें सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है जो स्पर्म होता है वो स्त्री के जनन पथ में भेजा जाता है, उसी को हम लोग वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन कहते हैं। तो सीसन का अंतिम वर्धित भाग सीसन मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीला त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रच्छद यानी कि फॉरस्किन कहते हैं। तो पुरुष में क्या होती है, पुरुष में लिंग की सहायक ग्रंथियों यानी कि के अंतर्गत क्या आती है, एक जोड़ा शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसल्स होती हैं और एक पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट होती हैं और एक जोड़ा जो होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल है। तो इन ग्रंथियों का स्राव जो होती है शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्ण एंजाइम्स से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का, ये वाला याद रखिएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव जो होता है मैथुन द्वारा शीशन में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करती है। लुब्रिकेशन मतलब होता है चिकनाहट प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। तो इसमें मैंने लिख रखा मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, तो इसमें जो होती हैं जैसे कि एंड्रोजन का मेंटेन करती हैं ये। उसके बाद क्या होती है, जैसे कि रेटेटेस्टिस, वॉस डिफरेंस, इपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस। लेकिन जो इपिडिडाइमिस होता है इसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो टेम्पोररी स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये मेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं यानी कि नलिकाएं होती हैं। तो इसमें जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से होकर कहाँ जाती है, रेटेटेस्टिस यानी कि टेस्टिस से निकलेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएगा। उसके बाद रेटेटेस्टिस से वॉस डिफरेंस से इपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंस, एंड देन वॉस डिफरेंस से कहा जाएगा वॉस डिफरेंस लुक्स ओवर यूराइनरी ब्लेडर। तो इसमें क्या होता है, जब डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसल यानी कि रिसीव कर लेता है सेमिनल प्लाज्मा को, सेमिनल वेसल्स को। उसके बाद क्या होता है, जब सेमिनल वेसल्स और वास डिफरेंस जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है, जो इसमें क्या होता है, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, तो ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो इसमें क्या होता है, यूराइनेट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैडर, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। उसके बाद विदाउट मिटोसिस होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिटोस यानी कि यूरेथ्रल
मोएटस मोएटस पढ़ा था, वही है। उसके बाद हम लोग पेनिस की बात करेंगे, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो पेनिस में जो होता है, जैसे कि इसमें मेल वाले में जो होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, मेड ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू होता है, यानी कि इरेक्टाइल यानी कि इरेक्ट होता है बार बार, ठीक है। उसको हम लोग इरेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि एक मिनट में आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग इसी को मान लीजिए, ये मेल का पेनिस वाला पार्ट है, तो इरेक्टाइल यानी कि ऐसे इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, इरेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे हेल्प इन सेक्रेशन, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटीज इंसेमिनेशन, उसके बाद इनलार्ज इंड यानी कि ग्लांस पेनिस होता है। उसके बाद कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन यानी कि फॉर स्किन। तो ये वाला जो पार्ट है यानी कि पेनिस का ऊपर वाला पार्ट है, तो इसमें जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसे हम लोग फॉर स्किन यानी कि परप्यूज भी कहते हैं, जो रिट्रैक्टेबल होती है, ठीक है। इसी वाली लेयर को हम लोग आगे पीछे खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो फॉर स्किन होती है इसी को काट के हटाया जाता है, ठीक है, मुस्लिम में। आगे हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इसमें आगे बात करते हैं जो होता है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो जो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जो मेल वाला स्पर्म होता है वो कैसा होता है, तो वो एल्कलाइन होता है, और फीमेल का जो होता है तो वो होता है एसिडिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो 3 होती हैं। एक होती है सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथेरल ग्लैंड, ठीक है, बल्बोयूथेरल। तो इसमें हम लोग सेमिनल वेसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेमिनल वेसल को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र प्रोस्टेट कहा गया, हाँ, शुक्राशय कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग शुक्राशय कहते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट प्रोस्टेट यानी कि पुरस्थ कहते हैं। बल्बोयूथेरल यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ही कहते हैं। इसी को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, 60 से 70% यही ज्यादा होता है। ये पेयर्ड होता है, और ये क्या होता है, अनपेयर्ड यानी कि ये सिंगल एक ही रहता है, और ये क्या होता है, 2 यानी कि एक पेयर रहता है। उसके बाद हेल्प इन लुब्रिकेशन, जो बल्बोयूथेरल ग्रंथि होती है ये क्या करती है, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। तो इसमें क्या होता है, 20 से 25% होता है, और ये 5 से 10% होता है। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है, सिक्रेशन कॉन्स्टिट्यूट बनता है। और इसके बाद क्या होता है, सेमिनल वेसल्स जो होती है 60 से 70% यही ज्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद रिचिन होती है, यानी कि फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम होता है, ग्लैंडियंस होते हैं। एंड देन इसके बाद क्या होता है, जैसे स्पर्म डक्ट्स मिलकर और ग्लांस सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा मिलकर क्या बनाती हैं, सीमन बनाती हैं, ठीक है, ग्लैंड से सिक्रेशन। उसके बाद क्या होता है, जो सीमन होता है, ये सीमन हम लोगों ने जो बात की, तो सीमन में क्या होता है, सीमन जो होती है 2.5 से 5 ml होती है, ठीक है, जो एक मेल से निकलती हैं। तो